आज हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 9 के पार्ट 3 की, यानी लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर इन चीज़ों में कोई चीज़ें डाउट ना रहे, कोई चीज़ें ऐसी भी कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में न आए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो वीडियोज अपलोड किए गए हैं उस वीडियो को देखना कंपलसरी है। उस चीज़ को देख लेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें आपको इसमें असुविधाएं होंगी शायद उसमें क्लियर की गई होंगी, क्योंकि इसके जस्ट बेसिक चीज़ों की बातें उसमें हुई हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक्स पे। क्या हमारी टॉपिक्स है? प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। यानी हम पढ़ेंगे कि प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम देखेंगे कि प्रत्यास्थता के आधार पर जो वस्तुएं होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती हैं। क्या समझे आप? प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला हमारे पास क्या है? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। और दूसरी क्या होती है? आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं, पार्शियली इलास्टिक बॉडी। और तीसरा होती है अप्रत्यास्थ वस्तुएं या सुघट्य, तो इसकी इंग्लिश होती है परफेक्टली प्लास्टिक। इसका मतलब ये तीनों जो होती हैं वस्तुएं, इन तीनों को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आपसे पहले प्रश्न इससे रिलेटेड यही होंगे कि प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आप क्या बोलोगे? प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होंगी, जिसमें कोई पूछे पहला क्या है तो आप बोलोगे पहला है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, दूसरा क्या है तो आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं, और तीसरा क्या है तो आप क्या बोलोगे? अप्रत्यास्थ वस्तुएं। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब कोई कहे कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? वही बोले हैं, इसमें एक वर्ड आएगा विरूपक बल। तो जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट तीसरा ही वीडियो देख रहे होंगे, विरूपक बल नहीं समझ में आएगा, प्रत्यास्थता नहीं समझ में आएगा, इसके लिए उन्हें पीछे वाला वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो वह पीछे वाले वीडियोस देख लेंगे तो ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं और अप्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैक जाने वाला हूं। ये आ गया। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं? व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी? ये वाला क्या होती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं? देख लो हमारे पास ये 2 चीजों का एग्जाम्पल दिख रहा है। ठीक है, कितने चीजों का? 2 चीजों का। बेहतरीन एग्जाम्पल से इसमें एक होता है, ये पहले वाले का नाम है क्वार्टज। ये पहला वाला जो सामने आपको ये चीजें दिख रही है, इस चीज का नाम होता है क्वार्टज। नहीं दिख रहा होगा कंफर्म? ये, और इसका नाम होता है फास्फोरस ब्रांच। ये लिख भी दे रहे, इसका नाम होता है आपका क्वार्टज, और ये आपका होता है फास्फोरस ब्रांच। ये अब कहोगे क्वार्टज और फास्फोरस ब्रांच क्या होते हैं? बाबू, ये एक दुनिया में एक ऐसे पदार्थ हैं जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, परफेक्टली ये इलास्टिक बॉडीज होती हैं। क्यों परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज मानी जाती हैं? इस पे देखो जरा गौर करोगे आप। ये एक ऐसी वस्तुएं होती हैं ना, ऐसी, ये कि जब इनके ऊपर बाह्य विरूपक बल समाप्त किया जाए, बाह्य विरूपक बल, तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त करती हैं।
पूर्णता प्राप्त कर लेती है। इसका मतलब इनके ऊपर बाह्य विरूपक बल हम ऐसे लगाए तो इनका आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। और बाह्य विरूपक बल लगाने के बाद उसको हटा लें तो ये पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करेंगी। स्प्रिंग के जैसा नहीं, स्प्रिंग पे बाह्य बल लगाओगे तो फैल जाएगा, छोड़ोगे तो 100% पहले जैसा नहीं होगा, उसके चक्कर अभी भी कुछ दूर दूर रहेंगे। एक रबर होती है, रबर, उसको आप खींच दोगे तो फैलेगा, छोड़ोगे तो वापस आएगा, लेकिन कंप्लीट पहले जैसा था वैसा नहीं आएगा। गीली मिट्टी है, उसको आप दबा दोगे तो पिचक जाएगा, छोड़ोगे तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन यह एक ऐसा पदार्थ है जिस पर बाह्य विरूपक बल समाप्त होते ही, गौर करना जरा, ये बाह्य विरूपक बल समाप्त होते ही यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेता है। तो हम बोलेंगे वे वस्तुएं, ऐसे बोलेंगे वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर, क्या बोलेंगे हम, वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, उसे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। समझ में आया कि बाह्य विरूपक बल क्या होता है? किसी वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन करने वाला जो बल होता है उसका नाम होता है बाह्य विरूपक बल, यानी वह बल जो किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी का नाम होता है बाह्य विरूपक बल। तो देख लो, जब इन वस्तुओं पे बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो यह वस्तुएं अपनी आकार और रूप को बदल लेते हैं, खिंच जाते हैं, तन जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाह्य विरूपक बल समाप्त होता है फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्णतः वापस लौट आते हैं, जैसे पहले थे सेम वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के वस्तु का नाम रखा गया पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो क्या परिभाषा देंगे हम पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का? वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वार्टज हो गया, फास्फोरस ब्रांज हो गया, ये पूर्णतः प्रत्यास्थ माने जाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे आगे। ओके, यहां देखेंगे आप पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का यहां परिभाषा लिखा हुआ है कि वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल हटाने से अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्वार्टज हो गया, फास्फोरस ब्रांच इत्यादि। आपको ऑलरेडी आप फिगर दिख रहा है, तो आपका ये परिभाषा भी और फिगर भी वहां आपको याद कराए और यहाँ आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप याद भी कर लेंगे और आपको लिखा हुआ मिलेगा, देख भी लेंगे, कोई असुविधा होगी तो क्लियर कर लेंगे। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद से हम दूसरी वस्तु की बात करेंगे जिसका नाम होता है आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं। क्या नाम होता है? आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं। अब आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं? तो आपके सामने जो ये चीजें दिख रही हैं, ये वाला, इसका नाम है आंशिक प्रत्यास्थ वस्तु। अब देखो आंशिक प्रत्यास्थ वस्तु क्या होता है, यहां पे है आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं। ठीक है, आप देखो यहां पे जो वस्तु है ये स्प्रिंग है। पहले जो स्प्रिंग है इसकी लंबाई पे गौर करना जरा सा। पहले ये स्प्रिंग इतना लंबा था, सॉरी, पहले ये स्प्रिंग इतना लंबा था। जब इस पे आप देखो यहां पे एक भार लटकाया गया, यहां पे ये भार, ये तो अब स्प्रिंग की लंबाई पहले से ज्यादा बढ़ गई। ये इतना बड़ा हो गया, भार को थोड़ा सा और बढ़ाया गया तो इतना बड़ा हो गया, ऐसे और बढ़ाया गया इतना बड़ा हुआ, और बढ़ाया गया इतना बड़ा हो गया ना। लेकिन इनका ये प्रगुण है कि जब ये भार को आप हटाओगे ना तो ये पुनः पहले जैसा नहीं हो पाता है।
यानी इसके चक्कर अभी कुछ दूर दूर रह जाते हैं। 100% पहले जैसा इसका सिचुएशन नहीं हो पाता है। ये देखो, ये भी एक ऐसी वस्तुएं हैं कि इन वस्तुओं पर भी, ये ब्लैक वाला दिख रहा है कि ये भी एक ऐसी वस्तुएं हैं कि इन वस्तुओं पर भी अगर बाह्य विरूपक बल लगाया जाए तो ये अपने आकार और रूप को बदल लेते हैं। इनमें भी कोई असुविधा नहीं है। ये देख लो, इनमें भी वही कहानियां हैं। ओके, देख लो, ये वस्तुएं हैं, इन पर हम बाह्य विरूपक बल लगाएं तो ये भी अपने आकार और रूप को बदल लेती हैं, और बाह्य विरूपक बल जब समाप्त करें तो ये पहले जैसे आती हैं, बट 100% पहले जैसे नहीं आती हैं। आंशिक रूप से थोड़ा बहुत पहले जैसे हो पाती हैं, 100% नहीं हो पाती हैं। यानी ये एक ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को आंशिक रूप से, सिर्फ ये आंशिक रूप से ही प्राप्त कर पाती हैं, आंशिक रूप से। तो क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर, गौर करना जरा, अगर आपको आंशिक प्रत्यास्थ वस्तु को डिफाइन करना होगा तो कैसे बोलोगे, सिंपल बोलोगे आप, वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को आंशिक रूप से प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें अब क्या कहते हैं, आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को आंशिक रूप से प्राप्त कर पाती हैं, उन्हें आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, ये सब के सब जो वस्तुएं हैं ये आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं, क्योंकि इन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होता है तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट के आते हैं, बट 100% नहीं आ पाती हैं, इसलिए इनका नाम आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं हैं। बोलो, क्लियर है? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु में वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को आंशिक रूप से प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं। आ रहा है मेरी बात समझ में? इनका एग्जाम्पल वगैरह सब आपके सामने है, ठीक है? मैं आगे चल रहा हूं, ये वाला सॉरी, आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुओं में लिखा है वे वस्तुएं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, लिखा है वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल हटाने से अपनी प्रारंभिक अवस्था को आंशिक रूप से प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, जैसे स्प्रिंग, रबर इत्यादि। बोलो, क्लियर हो गया? ये फिगर है। अब इसके बाद से हमारे पास आता है अप्रत्यास्थ वस्तुएं। यानी अप्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे। ये कैसी वस्तुएं होती हैं, क्या यहाँ पे फिनोमिना है? यहां देखो, अप्रत्यास्थ वस्तुएं जिनको हम कहते हैं सुघट्य, ये देखें क्या होती है। हमारे पास ये वाली जो वस्तुएं दिख रही हैं, ये वाला, इस पे देखो, इस पे भी सेम दो फिनोमिना काम करेंगे। इन पर भी बाह्य विरूपक बल लगेगा और समाप्त होगा। ये आपके जीवन में यूज होता है, इसलिए एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर भी समाप्त होगा, लेकिन डिफरेंट ये होगा, यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को ना
बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। जैसे ये गूथा हुआ आटा है, इसको आप दबा दोगे तो धंस जाएगा, ठीक है, यानी बाह्य विरूपक बल लगाए तो उसका धंस गया तो आकार अथवा आकृति रूप बदल गया। लेकिन जब आप छोड़ दोगे हाथ से तो क्या पहले जैसा उठ के आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। गीली मिट्टी हो गई, मिट्टी को आप ऐसे दबा दोगे पिचक जाएगा, छोड़ोगे तो पहले जैसा गोल हो जाएगा? नहीं। पुटी हो गया जो घरों में लगता है, इन पर भी ऐसे बाह्य विरूपक बल लगा दो, पुटी का आकार बदल जाएगा, छोड़ दो, क्या वापस हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी हमारे पास ये अप्रत्यास्थ वस्तुएं, ये एक प्रकार के ऐसे वस्तुएं होते हैं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। तो अप्रत्यास्थ वस्तु का क्या डेफिनेशन देंगे? हम बोलेंगे वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अप्रत्यास्थ वस्तुएं सुघट्य अथवा प्लास्टिक कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? 3 नामों से जाना जाता है, अप्रत्यास्थ कह लो, सुघट्य कह लो, इंग्लिश प्लास्टिक कह लो, ठीक है। तो अगर आपसे अप्रत्यास्थ वस्तुएं या सुघट्य वस्तुएं या प्लास्टिक का परिभाषा पूछेगा तो सिंपल भाषा में क्या बोलोगे वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल समाप्त होने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अप्रत्यास्थ वस्तुएं सुघट्य अथवा प्लास्टिक कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? यहाँ आपको डेफिनेशन ऑलरेडी मिला हुआ है, देखो लिखा है अप्रत्यास्थ वस्तु का परिभाषा, ये वे वस्तुएं जिन पर से बाह्य विरूपक बल हटाने से अपनी प्रारंभिक अवस्था को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं, जैसे गूथा हुआ आटा, गीली मिट्टी, पुट्टी इत्यादि। क्लियर हो गया? अब चलेंगे इसके बाद के टॉपिक्स को लेकर के, जिसका नाम होता है प्रत्यास्थता की सीमा। इसको हटा देते हैं, ऐसे हट गया, ये आ गया। प्रत्यास्थता की सीमा यानी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे हम। ओके, चलना लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी समझने। अब देखो प्रत्यास्थता की सीमा ये क्या होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको समझने के लिए आपके सामने जो ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर पे थोड़ी सी विचार करेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा है ऐसे, ठीक है। ये देखें, हमारे पास एक ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे मैंने क्या किया, एक भार लटकाया, ये वाला, ये एक भार ये लटकाया इतना बड़ा। तो हमने देखा जब भार लटकाया तो इस स्प्रिंग के नीचे की तरफ फोर्स काम किया 5 न्यूटन। इमेजिन कल्पना कर रहे हैं। मैंने क्या किया, अब भार का मान और बढ़ा दिया। ये देखा इस पे जब भार 5 से थोड़ा सा भार मैंने और बढ़ाया, यानी कुछ इस हिसाब से लगा, जैसे पहले यहाँ पदार्थ इस प्रकार से लगाया कि इस पे कार्य करने वाला नीचे कितना बल हो, 5 न्यूटन। मैंने क्या किया, इस पे भार का मान और बढ़ा दिया ताकि नीचे कार्य करने वाला बल का मान और बढ़ जाए। मैंने देखा भार का मान बढ़ा तो अब नीचे की तरफ कार्य करने लगा 20 न्यूटन। तो जब 5 न्यूटन बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा था, भाई इस पे भार बढ़ाए तो स्प्रिंग का आकार और रूप बदल गया। भाई इस पर जब नीचे की तरफ 5 न्यूटन यहाँ पे भार लटकाए तो नीचे की तरफ 5 न्यूटन का बल काम किया, और जब भार को हटाए यानी 5 न्यूटन का बल हटाए तो स्प्रिंग पुनः पहले जैसा हो गया। अब मैंने इस पे नीचे की तरफ भार का मान बढ़ा के कितना किया, 20 कर दिया, 20 न्यूटन कर दिया, नीचे कार्य करने वाला फोर्स 20 न्यूटन कर दिया।
तो हमने देखा है जब इस स्प्रिंग के नीचे की तरफ 20 न्यूटन का बल कार्य करना शुरू किया तो स्प्रिंग का आकार थोड़ा और बदल गया। इसके बाद मैंने जब ये भार हटाया फिर स्प्रिंग पहले जैसा हो गया। दोबारा अपनी बातें कह रहे हैं। हमारे पास एक ये पहले स्प्रिंग था इतना बड़ा, मैंने इस स्प्रिंग पे थोड़ा सा भार लटकाया तो इस पे नीचे की तरफ 5 न्यूटन का बल काम किया। जब 5 न्यूटन का बल इस पे नीचे की तरफ काम किया तो स्प्रिंग का आकार और रूप बदल गया। मैंने इस बल को हटा दिया, स्प्रिंग फिर से पहले जैसा हो गया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैंने इस स्प्रिंग पे भार का मान थोड़ा सा और बढ़ाया। जब मैंने इस स्प्रिंग पे भार का मान थोड़ा सा और बढ़ाया तो इस पे नीचे की तरफ बल का मान और बढ़ गया। अब 20 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस बल को मैंने, इस भार को मैंने हटा दिया, यानी इस बल को हटाया, देखा फिर स्प्रिंग पहले जैसा हो गया। गौर करना जरा। अब मैंने इस स्प्रिंग पे थोड़ा सा और भार का मान बढ़ाया तो नीचे की तरफ अब ये फोर्स काम करने लगा 21 न्यूटन। कितना न्यूटन भाई? 21। दोबारा सुन लो, कितना न्यूटन भाई? 40 कर लो। नीचे की तरफ फोर्स कितना किया? 40 न्यूटन काम किया। मैंने इस बल को हटाया, फिर से ये पहले जैसा हो गया। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और भार इंक्रीज किया। कितना बाबू? एकदम थोड़ा सा और भार बढ़ाया तो देखा कि इस पे नीचे की तरफ अब फोर्स काम करने लगा है 41 न्यूटन। स्प्रिंग का आकार और रूप बदल गया। मैंने इस भार को हटाया, देखा स्प्रिंग पहले जैसा नहीं हो पाया, वापस गया ही नहीं। अब मैंने क्या किया, 41 से हटा करके जैसे ही मैंने 40 किया, 41 से हटा के जैसे ही मैंने 40 किया, फिर से ये स्प्रिंग पहले जैसा होने लगा। इसका मतलब 5 न्यूटन का बल नीचे लग रहा था तो स्प्रिंग का आकार रूप बदल जा रहा था। 5 न्यूटन का बल हटाओ, पहले जैसा हो रहा था। 20 न्यूटन का बल लग रहा था तो स्प्रिंग के आकार और रूप बदल रहा था। 20 न्यूटन का बल हटाओ, स्प्रिंग पहले जैसा हो रहा था। 40 न्यूटन का बल लगाओ तो इसके आकार और रूप में परिवर्तन हो रहा था। ये 40 न्यूटन का बल हटाओ, पुनः पहले जैसा हो जा रहा था। लेकिन 40 से जैसे ही 41 हुआ, 40 दशमलव जैसे ही 1 हो रहा है, स्प्रिंग वापस पहले वाले पोजीशन पे नहीं जा रहा है। यानी 40.1 न्यूटन का बल जैसे ही इस पे लटकाया जा रहा है तो स्प्रिंग के आकार और रूप में परिवर्तन तो हो जा रहा है, लेकिन इस बल को हम हटा लें तो ये पहले जैसा वापस नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग पर कार्य करने वाला ये 40 न्यूटन वह अधिकतम बल है जिससे कम बल अगर स्प्रिंग पे काम करे और उसको हटा ली जाए तो स्प्रिंग पहले जैसे पोजीशन को प्राप्त कर लेगा। और 40 से जैसे ही ज़्यादा होगा, स्प्रिंग के अंदर से प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाएगा, यानी वह पहले जैसा पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कि यह बल का वह अधिकतम मान है जिसके बाद से वस्तु में से प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जा रहा है। क्योंकि प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है? वस्तु पे बल लगाओ तो उसका आकार और रूप बदल जाए, उस पर से बल हटा लो, वस्तु पुनः पहले जैसा वापस हो जाए, तो वस्तु के इस गुण का नाम क्या होता है? प्रत्यास्था। तो यहाँ जब तक 5 न्यूटन का बल काम कर रहा था, 5 न्यूटन का बल काम किया, स्प्रिंग का आकार रूप बदल गया, बल हटा लो, स्प्रिंग पहले जैसा हो गया, यानी प्रत्यास्थता का गुण अभी है। जब यहां दूसरी कंडीशन में स्प्रिंग पे 20 न्यूटन का बल नीचे की तरफ लगाया गया तो इसके आकार और रूप में परिवर्तन हो गया। जैसे ही 20 न्यूटन का बल हटाया गया, पुनः पहले जैसा अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब इसमें भी प्रत्यास्थता का गुण है। इसके बाद वस्तु पे 40 न्यूटन का बल लटकाया गया, 40 न्यूटन का बल लगाया गया, वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन हो गया। 40 न्यूटन का बल हटाते ही वस्तु पुनः पहले जैसा वापस चला गया। इसका मतलब यहाँ तक अभी प्रत्यास्थता का गुण है, लेकिन जैसे ही मैंने 40 से 40.1 किया,
वस्तु के आकार और रूप में परिवर्तन हो गया, लेकिन मैंने जब 40.1 न्यूटन का बल हटाया तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में वापस गया ही नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो गया। क्लियर हो गया? यानी 40 तक तो बना है, लेकिन 40 के बाद प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जा रहा है। इसका मतलब कि बल का ये अधिकतम मान है, इसके बाद प्रत्यास्थता का गुण वस्तु में से समाप्त हो जा रहा है। तो बाह्य बल का वह अधिकतम मान जिसके उपरांत वस्तु से प्रत्यास्थता का गुण ही समाप्त हो जाए, उसका नाम क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा। बोलो क्लियर हो गया? यानी बाह्य बल का वह अधिकतम मान जिसके उपरांत वस्तु में से प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाए, उसका नाम क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा। एक परिभाषा, या बाह्य बल का वह अधिकतम मान जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण बना रहे, उसका नाम क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा। एक चीज को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब प्रत्यास्थता की सीमा का आप आसानी से परिभाषा दे सकते हो। क्या परिभाषा दोगे? बाह्य बल का वह अधिकतम मान जिसके बाद वस्तु में से प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। या दूसरा परिभाषा दोगे, बाह्य विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके अंदर वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, उसे भी प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। यहां से आप परिभाषा देख सकते हैं, लिखा है ये बाह्य विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके उपरांत वस्तु में से प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, उसे प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अब देखेंगे, ये टॉपिक्स खत्म हुआ, इसके बाद नए टॉपिक्स मिलने वाले हैं प्रतिबल, और उस पर बहुत बढ़िया हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जामों तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर करेंगे। अब आया मेन टॉपिक्स, मेन फार्मूले। इसके बाद वीडियो को कभी भी देखना ना भूलें, आपकी पर डे क्लास 11th की एक वीडियोज अपलोड होंगे, उसमें बहुत बढ़िया बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और आपको देखना जरूरी होगा। ओके, अब हम अपनी क्लास ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।